हेलो विद्यार्थियों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे थे टेंस की, और टेंस में के प्रकार और टेंस क्या होता है उसकी चर्चा हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आप इस वीडियो में हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो रूल्स हैं, नियम हैं, वह मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया था। आज हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद को सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। तो हमें क्या है, हम पढ़ रहे हैं टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें हमने देखा इस टेंस की पहचान क्या होती है कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, अर्थात जो कार्य होता है वो वर्तमान काल में अपूर्ण अवस्था में होता है। यानी उस वाक्य को पढ़ने से पता नहीं चलता है कि कार्य चल रहा है कि पूरा हो चुका है। मतलब उस वाक्य से ये लगेगा कि यह काम अधूरा है। दूसरी चीज, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव SENTEN सेंटेंस के विषय में चर्चा किए थे। इसमें हमने रूल 1 लिखा था कि जहाँ ही से इट और एक वचन का कर्ता यानी काम करने वाला एक व्यक्ति होगा, तो वहाँ पर जो क्रिया की पहली अवस्था होगी उसमें यस या ईएस लगाते हैं। वह इसलिए क्योंकि जो हमारी क्रिया की मुख्य अवस्था है, मेन फॉर्म है, वह हमेशा बहुवचन में होती है। और किसी भी व्याकरण का यह नियम है कि कर्ता एक वचन का हो तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। तो इसलिए क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम क्रिया के अंत में एस एस जोड़ते हैं। फिर हमने देखा कि जिन क्रियाओं के अंत में ओ, सी एच, एस एच, एक्स, डबल एक्स इत्यादि आते हैं वहाँ हम एस जोड़ते हैं, अन्यथा सब में एस जोड़ेंगे। तीसरा रूल हमारा था कि आई वी यू दे, आई वी यू दे तथा जो बहुवचन करता है उनके साथ क्रिया के अंत में एस एस नहीं जोड़ना है, क्योंकि बहुवचन का कर्ता तो बहुवचन की क्रिया। तो ये 3 रूल थे। और हमने ये भी सीखा कि अंग्रेजी के शब्दों में का सीक्वेंस क्या होता है। हिंदी में जो है सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होती है, क्रिया लास्ट में होती है, लेकिन अंग्रेजी में सबसे पहले कर्ता होगा और कर्ता के जस्ट बाद में हम क्रिया लिखते हैं और उसके बाद कर्म की बात करते हैं। तो आइए अनुवाद के माध्यम से हम इस चीज़ को सीखते हैं। और देखिए, जैसे मैं एकदम सिंपली अनुवाद लूँ कि वह घर जाता है, एकदम छोटा सा अनुवाद है, एकदम बहुत ही आसान सा अनुवाद है, वह घर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वह की अंग्रेजी होती है ही। अब हम लाएंगे जाता, कि है की अंग्रेजी नहीं लगती, क्योंकि जब है के बगल में कोई क्रिया होती है तो वह टेंस में बनता है और है की अंग्रेजी नहीं लगाते। तो जाना की अंग्रेजी होता हमारा गो। अब देखिए, कर्ता एक वचन है तो क्रिया बहुवचन में है, तो इसको एक वचन बनाने के लिए क्या चुना होगा, ईएस, चूंकि इसके अंत में ओ है। ही गोज, अब गो के बाद हमेशा लगता है टू, ही गोज टू हाउस। तो ये रहा पहला अनुवाद, वह घर जाता है। तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, और क्रिया हो गई लिखना, तो लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, और पत्र का हो गया लेटर। अब इसमें कहोगे कि सर क्रिया के अंत में एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई वी यू दे इनके साथ क्रिया का एस नहीं लगा, चूंकि बहुवचन की क्रिया इनके साथ प्रयोग होती है और बहुवचन का करता होगा तब भी हमें एस नहीं लगाना है। तो तुम पत्र लिखते हो, यू, और फिर लिखे किसको, लिखने की अंग्रेजी, और बीच वाली की अंग्रेजी लास्ट में। यानी हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है, अंग्रेजी में भी क्या करना, कर्ता और इस क्रिया को लाना, फिर कर्म को लास्ट में लिखना है, बाद में लिखना है। वे पतंग उड़ाते हैं, तो वे की अंग्रेजी हो गई दे,
और उड़ाना का अंग्रेजी होता है फ्लाई, कर्ता बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन की है, मेस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब पतंग की अंग्रेजी लास्ट में लिखेंगे काइट, दे फ्लाई काइट। ये कुछ छोटे छोटे अनुवाद थे। आइए इनको थोड़ा बड़ा करते हैं और खूब अच्छे से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। मैं एक एक सेंटेंस, एक या दो टेंस स्लो पढ़ाऊंगा। जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो हम एक दिन में 2 सेंटेंस से 3 सेंटेंस भी कवर कर सकते हैं। तो हम पहले एक एक सेंटेंस ही पढ़ेंगे। जैसे धोबी कपड़ा धोता है। आप देख सकते हैं कि छोटा सा अनुवाद है, धोबी कपड़ा धोता है। तो धोबी क्या होता है? वाशरमैन। अब धोता की अंग्रेजी लाएंगे वाश, धोबी एक है इसलिए इसके अंत में यस जोड़ देंगे, क्योंकि किस क्रिया के अंत में एस एच होता है वहाँ यस जोड़ते हैं। तो वाशरमैन वाशेज हो गया। अब कपड़े का होता है क्लोथ्स, ये हो गया वाशरमैन वाशेज क्लोथ्स। अब इसी को थोड़ा हम बड़ा करें तो देखेंगे कि धोबी तालाब में गंदे कपड़े धोता है। अब थोड़ा सा वाक्य हमने बड़ा कर दिया। अब बड़े वाक्य का भी अनुवाद आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए धोबी की अंग्रेजी वाशर में, वाशर में। अब क्या लाएंगे? धोता की वाश, करता एक वचन है तो इसमें यस या यस जोड़ देंगे वाशेस। अब कैसे कपड़े हैं? गंदे, तो गंदे DIRTY, डर्टी क्लोथ्स। चूंकि ये गंदा जो है वो कपड़े के विषय में बता रहा है इसलिए उसके कपड़े के साथ ही लिखना है हमें। ठीक, चूंकि ये गंदा जो है इस कपड़े के विषय में बता रहा है इसलिए उसके साथ ही लिखना। पहले मैंने इसकी अंग्रेजी लिखी, अब इसकी। अब किसकी लिखेंगे? मे की अंग्रेजी इन, और तालाब का द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। यानी वाशरमैन washes clothes in the pond, washerman washes clothes in the pond। अब थोड़ा सा और इसी को मैं बड़ा करूं तो लिख सकता हूं धोबी अपनी पत्नी के साथ तालाब में गंदे कपड़े धोता है। आप देख सकते हैं लंबा सा रेलवे लाइन बन गया। फिर भी हमें देख के घबराना नहीं है, हम ऐसे ही बनाएंगे। फिर आएगा वाशरमैन, वाशरमैन। अब क्या लाएंगे? धोता की अंग्रेजी, तो ये हो जाएगा वाश, और करता है बच्चे ना तो क्रिया में ऐसी जोड़ देंगे वाशेस। गंदे कपड़े DIRTY, डर्टी क्लोथ्स, मे की अंग्रेजी इन द पॉन्ड। अब क्या है? अपनी पत्नी के साथ, तो धोबी के साथ अपनी, अपना का अंग्रेजी लगेगा हिज। ठीक है, और उससे पहले देखो साथ है, ये साथ तो विथ, और उसके बाद अपनी पत्नी हिज वाइफ। तो वाशरमैन वाशेस डर्टी क्लोथ्स इन द पॉन्ड विथ हिज वाइफ। मैंने बनाया था, पहले कर्ता लिखा, फिर मैंने यहाँ से क्रिया उठाई, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर साथ की अंग्रेजी, फिर अपनी पत्नी के लिए लास्ट में हमने लगा दिया। यानी बीच वाले जितने शब्द थे, जो लास्ट वाले शब्द थे उनको बीच में लाते गए और बीच वाले शब्दों को लास्ट में करते चले गए। यही सिस्टम होता है अंग्रेजी में अनुवाद करने का। आइए कुछ और अनुवाद के साथ मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे गाय हरी घास खाती है। गाय हरी घास खाती है, तो गाय का हो जाएगा काऊ, और काऊ एक वचन है तो इसलिए खाती का अंग्रेजी होता है ईट,
और ईट में भी सुर देंगे, ईट्स हो जाएगा। हरी घास, घास के विषय में बता रहा हरी, तो यहाँ हो जाएगा, एक साथ लिखेंगे ग्रीन ग्रास, काऊ ईट्स ग्रीन ग्रास। हम तालाब में मछली पकड़ते हैं, हम तालाब में मछली पकड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हम की अंग्रेजी के वी, पकड़ना का होता है कैच, CATCH। अब कर्ता बहुवचन, क्रिया में एस लगाने की जरूरत नहीं है, मछली, फिर फिश, नहीं पकड़ता क्रिया, फिर ये मछली, फिर में इन, और तालाब की द पॉन्ड, टैंक, पूल, कुछ भी लिख सकते हैं, पॉन्ड भी लिख सकते हैं, पूल भी लिख सकते हैं, टैंक भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से वी कैच फिश इन द पॉन्ड। तो हमने 5, 4, 5 या 6 अनुवाद के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हमने आपको इसे बताने की कोशिश किया। अब मैं आपको दूंगा होमवर्क, और उस होमवर्क को आप करेंगे, और अगले वीडियो में मैं उस होमवर्क को बनाऊंगा और अपनी आप कॉपी पर मिलाएंगे कि आपने कितने अनुवाद सही किए। तो जो भी मैं होमवर्क दूंगा, तो बच्चों के सामने मीनिंग्स की समस्या होती है, तो उसमें मैं मीनिंग्स लिख दिया करूँगा। जो भी होमवर्क दूंगा उनके शब्दार्थ वह दे दिया करूँगा, जो आपकी मीनिंग्स दे दूंगा, जिसकी सहायता से आप आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। यदि आप वीडियो बार बार रिवाइंड करके देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको ये बातें समझ में आ जाएगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद आप आसानी से कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपके लिए होमवर्क लिख दिया, 8 अनुवाद हमने दिया आपको, और उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज़रूर बनाएंगे। और कल नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम आपसे मुलाकात होगी, तो मैं इन सभी अनुवादों को आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, और आप अपना वर्क मिलाएंगे। यानी हम धीरे धीरे टेंसों को कवर करेंगे, सीखेंगे। कोई हम में हड़बड़ी नहीं, कोई हमको जल्दीबाजी नहीं है। आप आराम से इसे सीखें। तो हमें आशा है कि आप जो है इसे वीडियो को रोक करके आप होमवर्क लिख लेंगे, और जो है आप इसे ज़रूर करेंगे। तो थोड़ी सी चीज़ और मैं चर्चा आपके इसमें करना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि आप तो थोड़ी सी चर्चा मैं इसमें आपसे करना चाहता हूँ कि इसमें जो है अपना की अंग्रेज़ी। अब अपना की अंग्रेज़ी क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये कर्ता मैं लिख देता हूँ, और ये अपना की अंग्रेज़ी, अपना की अंग्रेज़ी। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे अगर ही है या किसी एक पुरुष का नाम है, ही है या किसी एक पुरुष का नाम है, वहाँ अपना की अंग्रेज़ी के लिए हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे। सी है और किसी एक स्त्री का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो हर करेंगे। और अगर इट है तो अपना की अंग्रेजी इट है, या कोई निर्जीव प्राणी है, छोटे प्राणी, तो इट्स लगाएंगे। और दे है, इन सब का बहुवचन, मतलब बहुत सारे पुरुष हो, बहुत सारी स्त्री हो, बहुत सारे निर्जीव वस्तु हो या छोटे जंतु हों, उनके लिए अपना अंग्रेजी बहुवचन के लिए अधिक के लिए देयर लगाते हैं या दे लगाते हैं, दे के साथ देयर लगाते हैं। आई के साथ अपना अंग्रेजी माई का इस्तेमाल करते हैं। वी के साथ अपना अंग्रेजी आवर का इस्तेमाल करते हैं, और वी के साथ अपना यू के साथ अपना अंग्रेजी योर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसे कहीं निश्चित रूप से नोट कर लें कि ये कर्ता और ये अपना की अंग्रेजी। एक बार और मैं बता देता हूँ, कोई एक पुरुष हो या ही आवे, किसी एक पुरुष में मतलब लड़का भी आएगा, बड़े लोग भी आएंगे, एडल्ट और यंगर सब आएंगे। तो ये कोई पुरुष हो या ही हो, अपना अंग्रेजी हेज। कोई लड़की हो, औरत हो, एक, तो उसके लिए या सी के लिए हर, ईट के लिए इट्स, छोटे जीव प्राणी और निर्जीवों के लिए। और इन सब का बहुवचन या दे हो तो अपना अंग्रेजी देयर, आई के साथ अपना अंग्रेजी माई, बी के साथ अपना अंग्रेजी आवर, यू के साथ अपना अंग्रेजी योर। आइए मैं एक ट्रांसलेशन करके दिखाता हूँ आपको इस पे कि कैसे आप इसका यूज करेंगे, कर्ता और अपना की अंग्रेजी। जैसे तुम अपनी पुस्तक बेचते हो, तुम अपनी पुस्तक बेचते हो। तो यहाँ देख सकते हो अपनी आ गई, तो यहाँ यू करता हो गया, और बेचने का अंग्रेजी होता है सेल,
देखो तहत ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कर्ता बहुवचन, क्रियाविशेष नहीं लगेगा। यू सेल, तुम बेचते हो गया। अब कि अपनी पुस्तक यू के साथ अपना अंग्रेजी योर, पुस्तक की बुक, यू सेल योर बुक। तो इस तरह से आप कर्ता और कर्ता के साथ अपना अंग्रेजी इस्तेमाल करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपका ज्ञानवर्धक कर रहा हो, तो आप निश्चित तौर से हमारे इस चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं आपको इससे भी अच्छी कंटेंट और वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।